दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। गांव गोहांड में चुनाव हो चुके हैं। चारों तरफ अभी भी ये जानने की होड़ लगी हुई है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। खासकर एक खेमा ऐसा है जो इस चीज़ को लेकर काफ़ी आश्चर्यचकित है कि हमने तो राम मंदिर बनवा दिया फिर भी कुछ नहीं हुआ, इतने सारे मुद्दे थे फिर भी कुछ नहीं हुआ, गरीबों का आवास दे दिया, गैस सिलेंडर दे दिया, महंगाई थी शायद इसलिए पर पब्लिक जो है नाराज़ हुई। किसानों के मुद्दे थे, किसान नाराज़ हुए, मज़दूरों के मुद्दे थे, मज़दूर नाराज़ हुए। अभी हमारे साथ बात करने के लिए हमारे यहाँ, अगर मैं लोकल की बात करूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करूँ, तो चलचित्र अभियान जिसमें किसानों की, मज़दूरों की, उन व्यक्तियों की आवाज़ को उठाया जाता है, उन व्यक्तियों को दिखाया जाता है जो दरअसल धरातल पर कार्य कर रहे हैं। CCI के डायरेक्टर नकुल सिंह साहनी जी हमारे साथ में हैं। स्वागत है जी आपका। नमस्कार, थैंक यू अनुरोध। चुनाव तो पूरा घूम लिया आप, पूरी अच्छे तरीके से देखा होगा। ऐसा आपको क्या लगा कि इस तरह हुआ कि मतलब एकदम सब कुछ पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में जहाँ बाबा का राज है सब कुछ पलट गया? हम लोग जब घूमे थे, हम लगभग 20 लोकसभा सीटों पर गए हैं, 20 से 21 पर गए थे लोकसभा सीटों पर। और मतलब बहुत अलग अलग लोगों से बात करी, बहुत किस्म के मतलब अलग अलग समाज के लोगों से, अलग अलग जातियों के लोगों से, अलग अलग व्यवसाय के लोगों से, ग्रामीण लोगों से, शहरी लोगों से, छोटे कस्बों के रहने में। महिलाओं से इतनी बात नहीं कर पाए, थोड़ी बहुत बात हुई थी, लेकिन उस तरीके से महिलाओं से इतनी बात नहीं हो पाई। तो सबसे जो बात हुई थी तो एक ये तो कहीं ना कहीं महसूस हो रहा था कि एक बदलाव है ज़मीन पर, कुछ एक मंथन चल रहा है। और उस मंथन की अगर हम बात करें तो बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे वो ख़ासकर की बेरोज़गारी और आवारा पशु और महंगाई, ये तीन मतलब हर जगह के अपने स्थानीय मुद्दे भी थे, लेकिन ये तीन मुद्दे जो थे जो पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत हावी थे। 22 में भी ऐसा नहीं था कि ये मुद्दे नहीं थे, लेकिन तब भी लोगों ने मन बनाया था कि चलिए एक और मौका देंगे, गौशाले बन जाएंगे शायद। आवारा पशु, देखिए हमारे यहाँ तो ज़्यादातर गन्ने की खेती होती है, उससे भी आवारा पशु कितना नुकसान कर लेते हैं। तो अब आप सोचो, जहाँ गन्ने की खेती नहीं हो रही है, जहाँ सब्जियाँ उग रही हैं, जहाँ मूंगफली उग रही है, जहाँ सरसों नहीं मकई उग रही है, मतलब उसका कितना ज़्यादा नुकसान कर देते हैं आवारा पशु, अब हम सोच भी नहीं सकते हैं। हाँ, एक जैसी फसल को भी बर्बाद कर देते हैं। बिल्कुल। तो वो एक बहुत बड़ी मतलब दिक्कत हुई है। और उसके साथ साथ महंगाई और बेरोज़गारी के भी सवाल जो बढ़ते ही जा रहे थे, लेकिन जो पुलिस, आई थिंक मुझे जो लगता है कि ये पेपर लीक जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में हमने देखे हैं इस सरकार में, अब कहने के लिए तो कहते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत सुधार दी है, लेकिन अब आप देखिए, अगर आप कानून व्यवस्था पर सख्त हैं तो ये इस तरह की सबसे एक मूलभूत चीज़ है, एक निम्न चीज़ है जिसको आप रोक नहीं पा रहे हैं। और पेपर लीक जो हुआ उससे मुझे लगता है वो ताबूत की आखिरी कील साबित हुई थी पूरे यूपी में, क्योंकि एक वो महंगाई और बेरोज़गारी का दर्द, साथ में जो किसान परिवार से होते हैं उनके अलग दर्द, और उसके साथ क्योंकि भाई जो किसान परिवार से और बच्चे को रोज़गार नहीं मिल रहा, तो आपके पास अब आमदनी का तो एक ही स्रोत रह गया है, वो भी आप फिर आवारा पशु और बाकी चीज़ों की वजह से बर्बाद हो रहा है। और उसके साथ साथ जो आखिर में ये जो मैं आपको कह रहा था कि जब बेरोज़गारी की जो इतनी बड़ी दिक्कत थी, उसका जो अंत में आते आते ये इसका प्रचार बहुत किया था योगी सरकार ने कि हम रिकॉर्ड ब्रेकिंग, रिकॉर्ड तोड़ इस बार नौकरियां, सरकारी नौकरियां, भर्तियां भरने वाले हैं, 60,000 ये वो। और उसका जब पेपर लीक हुआ और वो पेपर कैंसिल हो गया, तो वो मुझे लगता है वो ताबूत की आखिरी कील थी, उस पर फिर सारा गुस्सा फूटा अचानक। तो अनुमान तो था कि मतलब जो देख रहे थे तो साफ पश्चिम यूपी से लेकर पूर्वांचल तक ये नज़र आ रहा था कि एक कुछ बदलाव की लहर तो है। किस हद तक होगी उस पर तो खैर अब हम सेफोलॉजिस्ट तो नहीं हैं, लेकिन हाँ उसका अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल ही होता, लेकिन ये ज़रूर था कि हाँ बदलाव होने वाला है। मेरे बहुत सारे जो मित्र हैं, प्रोफेसर हैं, उनसे मैंने बात की, जो खासकर राजनीति में जो अभी 3 दिन पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड किया है चुनाव से 1 दिन पहले, उसमें उन्होंने लगभग 40 सीट जो है बीजेपी को दी और वो उससे भी घट गए। तो आपको भी ऐसा लग रहा था कि हो सकता है बीजेपी इतनी कमज़ोर हो जाएगी यूपी जैसे प्रदेश में? देखो, हमको इतना अनुमान तो ज़रूर था कि पिछली बार मतलब मायावती जी तो अब अलग थी, उस गठबंधन का हिस्सा नहीं थी बहन जी, लेकिन पिछली बार गठबंधन जो बना था रालोद
सपा बसपा का, उनके 64 सीटें आई थी, नहीं 64 नहीं, सॉरी 16 सीटें आई थी। जी और 64 एनडीए की आई थी, जिसमें 62 तो भाजपा की थी। तो इतना तो हमें यकीन था कि 64 से बिल्कुल कम जाने वाली है, और कम से कम 10 तो कम होने ही वाली हैं। अब कुछ लोग, जैसे उन्होंने कहा 40, तो कुछ लोगों ने, और हमारा भी अनुमान, मतलब कई लोग कहते थे यार 40 तक हो सकती हैं क्या। मैंने कहा पता है, बढ़ते बढ़ते कहीं तक भी जा सकती है, क्योंकि सच ये है कि जैसे अति पिछड़ा वर्ग अगर आप देखेंगे, वैसे तो उस तरह की कैटेगराइजेशन उत्तर प्रदेश में है नहीं, बट अगर यहाँ पर जो गैर जाट या गैर गुजर जो ओबीसी है हमारे यहाँ, सैनी हुआ, कश्यप हुआ, पाल हुआ, लोध हुआ बुलंदशहर में, या आप आगे जाए जहाँ यादव है तो वहाँ कुर्मी, कुशवाहा, जी लोधी, राजपूत, मौर्य वही कुशवाहा ही हुए, जी, या फिर नोनिया समाज, निषाद समाज, उसमें हर जगह यहाँ पर सैनी और उधर ये सारी जो बाकी ओबीसीज मैंने बताई है, हर जगह नज़र आ रहा था कि एक तबका, एक हिस्सा भाजपा से टूट रहा है। और इन्हीं सारे मुद्दों पर जिनकी मैंने बात करी, तो वो टूटता हुआ तो बहुत साफ नज़र आ रहा था। लेकिन कुछ ये होता है कि भाई कुछ सीटों में कम टूट रहा है, कुछ में ज़्यादा टूट रहा है। कई बार मतलब ऐसा है कि भाई हो सकता है मौर्य समाज से भाजपा ने किसी को कैंडिडेट दिया, या पटेल समाज से किसी को कैंडिडेट दिया, तो वहाँ पर शायद कम टूट रहा है उस समाज से, लेकिन बाकी ओपी सीट फिर भी टूट रहा है अच्छा खासा। यादव जो परिवार में, मतलब अखिलेश जी के परिवार में जो फूट हुई थी, चाचा अलग हो गए थे, लोग अलग हो गए थे, शिवपाल जी, तो उसकी वजह से यादव वोटों में भी फूट आई, प्लस कुछ यादव वोट बीजेपी की तरफ भी गए थे। लेकिन इस बार परिवार भी साथ हुआ, और पूरा का पूरा यादव दिख रहा था कि एक तरफा वापस आ रहा है। उसके साथ साथ दलित समाज तो बिल्कुल पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक हर जगह नज़र आ रहा था कि ये टूटने वाले हैं। मतलब दलित, हमारे यहाँ जाटव, या पूरे पूर्वांचल तक भी अगर आप देखें तो जाटव तो मतलब जो बीजेपी में गए थे वो तो एक तरफा टूट रहा था। पूर्वांचल में फिर आप जाइए तो पासी समाज भी काफ़ी संख्या में होते हैं। पासी समाज जो बसपा छोड़ चुके थे और बहुत हद तक भाजपा में गए थे 10 सालों में, लेकिन आज सब भाजपा छोड़ के और कह रहे थे कि हम बसपा नहीं सपा में जाएंगे इस बार, सपा या कांग्रेस जिसका भी कैंडिडेट था। उसी तरीके से आप देखेंगे जाटव समाज भी कई जगह खुल के कह रहा था कि हम सपा में जाने वाले हैं या कांग्रेस में, और कई जगह जब बसपा कह भी रहे थे, लेकिन चुनाव के दिन कई जगह शिफ्ट हुआ वोट सपा या ये संविधान। और उसके साथ साथ आप यहाँ देखेंगे हमारे यहाँ मेरठ, मुजफ्फरनगर, कई जगह वाल्मीकि वोट भी बीजेपी से, जो मतलब एक हार्डकोर बीजेपी वोट माना जाता था, आरक्षण के सवाल पर, या फिर जो निजीकरण हो रहा है, सफाई कर्मचारियों की नौकरियाँ जो निजीकरण हुई है, जिससे बहुत बड़ा धक्का पड़ा है उनको। तो इस सब के चलते बहुत एक रोष नज़र आ रहा था। दलित समाज तो लगभग एक तरफा टूटता हुआ भाजपा से नज़र आ रहा था, और ऐसा नहीं है कि वो बसपा में जा रहा था, बसपा में भी कुछ हद तक जा रहे थे, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में वो इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहे थे। मोदी को हराने का दिमाग में आ गया था कि अगर मोदी जीत गए तो संविधान बदल जाएगा। अब आप 400 पार कह रहे हैं, और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि उसके बाद आपके 4 उम्मीदवार यही कह रहे हैं, भरे मंच पर कह रहे हैं कि भाई संविधान, अगर हमको 400 पार चाहिए ताकि हम संविधान बदल पाएँ, तो उसका डर तो लोगों में बैठेगा ही। मोदी जी ने भी संसद में कहा कि हम आरक्षण बदल देंगे, बिल्कुल, वो भी सीधा ही हो गया। उन्होंने किसी को कोट किया था, लेकिन वही बात, मतलब क्यों कोट कर रहे हो ऐसी चीज़ पार्लियामेंट में किसी को, राइट? तो वो सारी चीज़ों का डर था। ओबीसी समाज में भी आरक्षण का बहुत बड़ा डर था, क्योंकि देखिए बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि निजीकरण भी बहुत हुआ है, सिर्फ सफाई कर्मचारी नहीं, मतलब कई किस्म की नौकरियों का। तो ओबीसी समाज और दलित समाज में ये डर तो था कि आरक्षण, क्योंकि अपनी अनुभवों से भी देख रहे हैं कि आरक्षण कितना घट रहा है, सरकारी नौकरियां कितनी कम खुल रही हैं, तो सरकारी वैकेंसीज कितनी कम खुली हैं। तो इन सारी चीज़ों का डर तो और नाराज़गी तो बहुत थी, और इसके चलते अब मैं जैसे कह रहा हूँ कि मतलब हम लोगों को यही कहते थे कि देखो 25 सीटें तो इस बार आएंगी ही गठबंधन की, निम्न, और कहते थे ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने कहा उसका अनुमान लगाना असंभव है फिलहाल, लेकिन होने के लिए कुछ भी हो सकता है, ये हमें दिख रहा है। जी। तो जब एग्जिट, हाँ फिर कैराना का क्या लग रहा था? कैराना का तो मुझे मैं थोड़ा सा एक्चुअली मुझे लग रहा था कि कम से कम 1,00,000 1.5 लाख की लीड से जीतेगी एकरा, जो 72,000 से जीती हैं, या हरिंदर जी भी जो मुझे लग रहा था कि कम से कम 70 से 80 हज़ार की लीड से जीतेंगे, वो भी मेरे ख्याल से 25-26 के ही करीब उनकी जीत रही है। मुझे लगता है उसका एक बड़ा कारण ये था क्योंकि पहले चरण में मीडिया ने जिस तरह का सरकार का प्रचार किया था और 400 पार का प्रचार किया था, तो बहुत सारे वोटर जो इकरा पर या हरिंदर जी पर या मतलब
जो भी उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के थे उससे जाना भी चाह रहे थे, इमरान मसूद पर जाना भी चाह रहे थे, तो आप उसका, लेकिन ये डर जो बैठा हुआ था ना कि मतलब अरे आएगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी ही, कि 400 पार, इसके चलते मुझे लग रहा है कि कुछ लोग अंत में अपना वोट बदल गए। तीसरे चौथे चरण तक जब तक आप पहुंचते हैं तो वो धारणा टूट जाती है लोगों में कि आएगा तो बिल्कुल मोदी, आएगा तो मोदी ही। तो इसलिए तब तो लोग खुल के और जाने लग गए थे। लेकिन पहले चरण में भी आप देख लीजिए 8 में से 6 सीट तो इंडिया, मतलब 5 सीट इंडिया गठबंधन जीता और 1 चंद्रशेखर जीते हैं नगीना में। तो ये तो स्पष्ट ही था शुरू से ही कि लोग नाराज़ हैं। बस मुझे लग रहा था कि इकरा की लीड इससे ज़्यादा बड़ी होने वाली है, मतलब 72,000 से जीती है, मुझे लग रहा था कि कम से कम 1.25 लाख की जीत होगी। नहीं, मुजफ्फरनगर बिजनौर और बागपत, मैं कल कई दिन से 2-3 जो मित्र हैं हमारे मुझे टैग करते रहते हैं बार बार कि पत्रकार भाई से बात हुई, वो पहले ही कह रहे थे कि ऐसा हो सकता है। दोनों जगह जाट बाजी मार गए, दोनों सीटों पर, बागपत पर भी और बिजनौर पर भी, और अब कह रहे हैं कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि दोबारा फिर इंडिया गठबंधन के साथ चले जाएं। ऐसा हो सकता है? आपको लगता है जयंत चौधरी वापसी करेंगे इंडिया अलायंस की तरफ? देखिए, मैं वो इस इलाके के एक सम्मानित नेता हैं, तो मैं अपने शब्दों का चयन थोड़ा संभल के करूँगा। लेकिन अब किसी की बिहार में अंतरात्मा पहले 2.5 साल में बदलती थी, अब वो 3-3 महीने में बदलने लगती हैं। यहाँ पर भी कुछ सिक्के पलटते हैं, तो अब वो भी शायद 2-2 महीनों में पलट रहे होंगे, मुझे क्या पता। हो भी सकता चल रहा है सोशल मीडिया पर, मैंने बहुत सारी पोस्ट देखी कि फ़ायदा उधर ही हो सकता है अब जाकर। नहीं, मतलब आप मुझे एक चीज़ बताइए, जयंत जी को जो 7 सीटें मिल रही थी सपा से, अब आप साफ देख लीजिए, अगर ये 7 सीटों पे लड़ते जो मिल रही थी तो कम से कम 4 या 5 सांसद लेकर जाते। बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, कैराना, मेरठ भी अब देखिए सिर्फ 10,000 से हारी है सुनीता वर्मा। जयंत जी भी साथ होते तो एक और पुश मिलता। चलो सुनीता वर्मा ना भी कैंडिडेट होती, जो भी होते जयंत जी के। अलीगढ़ भी बहुत नैरो मार्जिन से हारे हैं, तो मतलब अलीगढ़ मेरे ख्याल से 20,000 के अंदर ही हारे, 19,000। तो वो सारी सीटें मतलब आराम से जीती जा सकती थी। तो मेरा पॉइंट ये है कि जयंत जी अपने सामने एक इतने बड़े राजनीतिक अवसर को बर्बाद कर कर जो गए हैं। इस देश की राजनीति का जब इतिहास लिखा जाएगा तो सबसे बड़ी राजनीतिक गलतियां, सबसे बड़ी राजनीतिक बेवकूफ़ियों में एक उदाहरण ये होने वाला है जो ये एनडीए गए थे इस बार। मतलब एक इंसान जो 4-5 सांसदों के साथ, हो सकता है 6 भी हो जाते, 6 सांसदों के साथ जो जाते और आज 2, और अब वो भी नहीं समझ आने वाला है कहाँ। अब वो उसका भी नहीं लग रहा है कहाँ जाएंगे। क्योंकि आप देखिए भाजपा में आपको लगता है नाराज़गी नहीं होगी, उन्होंने तो जयंत जी को लिया ही था अपने साथ ये सोच के कि इनके आने से पहला चरण तो हमारे लिए मतलब वो हो जाएगा कि मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। पहले चरण तो हमारा कैराना निकल गया, मुजफ्फरनगर निकल गया, ये सब तो बैठ के बागपत बिजनौर तो निकलेगा ही, कैराना मुजफ्फरनगर ये निकल गए। आप बिजनौर को भी देखिए, सब सिर्फ 30,000 के करीब से जीते हैं, और वो इसलिए हुआ है क्योंकि वो मामला थोड़ा तिकोणिया हो गया था। बसपा और सपा के बीच में दलित और मुस्लिम बट गए थे वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो वहाँ पर भी अगर एक तरफा जैसे बाकी जगह मामला हो तो बिजनौर भी पक्का हार रहे थे। तो अब इस पर क्या बोले, अब जयंत जी इधर रहे या उधर रहे। अगर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू जी दोनों अगर इधर आ जाते, नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी, वैसे मैंने कहा ना नीतीश जी की तो अंतरात्मा हर 6 महीने में आजकल बदलने लगी है। पहले तो 2.5 साल तो लगते थे कम से कम जब उनकी अंतरात्मा जगती थी। तो अब नीतीश जी तो इशारे पूरे दे रहे हैं कि आने वाले हैं। वहाँ महाराष्ट्र से इशारे आ रहे हैं कि जो शिवसेना टूट के शिंदे जी के साथ गई थी, अब वो वापस उद्धव ठाकरे जी के साथ आने वाली है। तो हो सकता है वहाँ से भी और सांसद आ जाएं, यहाँ से भी और सांसद, मतलब वो नीतीश जी भी 12 सांसद लेकर आएंगे, 12 नहीं 13 कितने जीते हैं वहाँ पर जेडीयू। उसके साथ साथ इनका क्या नाम है अपना, ये भी इशारा आ रहा है कि चंद्रबाबू नायडू जी भी आ जाएंगे, तो फिर इनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वीडियो भी वायरल हो रहा है चंद्रबाबू नायडू जी का मोदी जी। चलो वो तो मीम बनाने वाले तो कलाकार बैठे हैं वो तो, पर लगभग वही हो रहा है कि ऐसे ज़बरदस्ती बिठा रहे हैं। ज़बरदस्ती का ही है। हाँ तो हाँ बोलिए। ये चाहेंगे भी तो नहीं, नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे, चंद्रबाबू नायडू नहीं चाहेंगे, जो भी चाहे वो जयंत चौधरी भी नहीं चाहेंगे कि जिस तरीके से शिकंजा कसा गया सबके ऊपर,
चाहे वो CBI का हो, IB का हो, ED का हो, वो सिकंजा जो कुछ उनके ऊपर रहे, वो भी चाहेंगे कि हम भी आज़ाद रहें और इधर जाकर शायद NDA के साथ, सॉरी इंडिया के साथ जाकर वो चीज़ें ना देखने को मिले जो NDA में थी। नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। इसलिए नीतीश बाबू हो या जो खबरें जो आ रही हैं, नीतीश बाबू हो या TDP के चंद्रबाबू नायडू जी जो हैं, उन सब के बारे में इसलिए खबरें आ रही हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि वो इधर आ सकते हैं, इंडिया की तरफ आ सकते हैं NDA छोड़ के। लेकिन एक और भी चीज़ जो समझ आ रही है और इस पर थोड़ा तवज्जो देने की भी ज़रूरत है कि लोग आ तो सकते हैं उसी के साथ साथ, लेकिन आप ये भी देखिए कि चाहे हेमंत सोरेन जी हों, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों, ये लोग जेल जाना इन्होंने पसंद किया, लेकिन इनके सामने घुटने नहीं टेके। चाहे लालू जी भी हों, ये सब लोग जेल गए। और आप माने या ना माने, इसका इस चुनाव में बहुत असर पड़ा है। इसका इस चुनाव में इतना पड़ा है कि मैं आपको बता रहा हूँ, पूर्वांचल तक जहाँ पर मतलब आम आदमी पार्टी का कोई संगठन भी नहीं है, ये तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो फिर भी दिल्ली से सटा हुआ है, लोग जानते हैं आम आदमी पार्टी के बारे में। वहाँ तो कोई संगठन भी नहीं है आम आदमी पार्टी का। वहाँ तक लोग बात कर रहे थे केजरीवाल के अरेस्ट के बारे में और उससे नाराज थे। और तानाशाही जो शब्द है वो बिल्कुल मतलब आखिरी गाँव तक ये शब्द पहुंचा, घर घर तक पहुंच गया, सब घर घर तक पहुंचा। क्योंकि ऐसा नहीं है, लोग रवैया देख रहे हैं सरकार का, उसको महसूस कर रहे हैं। तो अब ये लोग जो जयंत जी, इतने बड़े किसान आंदोलन के बाद 750 शहादतें हुई लोगों की, इतने बड़े किसान आंदोलन ने उनकी पार्टी को फिर से ज़िंदा किया। और उस आंदोलन, उस संघर्ष, उस आंदोलन, उस संघर्ष और उन शहादतों की आपने ऐसी तौहीन कर दी कि रातों रात आप पलट के उधर चले गए। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर वो, मुझे तो लगता है कि आप हरिंदर जी यहाँ पर ही शायद नहीं जाएंगे, या यहाँ के बहुत सारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के स्थानीय नेता, आपको याद होगा जब जयंत जी NDA में गए थे तो यहाँ पूरे विपक्षी दलों में कितनी एक मायूसी छा गई थी। बिल्कुल बिल्कुल छा गई थी, कितनी मायूसी छाई थी। लेकिन आज उन्होंने साबित कर दिया कि उनके बिना भी वो 8 में से 6 सीटें जीत गए। बिल्कुल जीत गए, ठीक है। तो ले देकर जो और बीजेपी ने जो जीती भी है, सिर्फ पीलीभीत जीती है जो उनकी एक सेफ सीट है पहले चरण में। लेकिन बाकी जितनी भी ये बेल्ट है जहाँ पर जाट वोट या किसान वोट अच्छी संख्या में, वो तो जयंत जी के उधर जाने से प्रभावित हुआ ही नहीं। वो तो नहीं गया, या उस संख्या में तो नहीं गया। आप कैराना की सीट देख लीजिए, जाटों के गाँव में सबसे कम पोलिंग हुई है, सबसे कम पोलिंग। गुजरों में भी बहुत कम पोलिंग, गुजरों में भी। रसूलपुर तो पूरा गाँव ने बहिष्कार कर दिया, बिल्कुल पूरे गाँव ने। तो अब आप ये देखिए कि भाई जाटों ने तो ये कह दिया कि चौधरी साहब के खिलाफ तो जा नहीं सकते, लेकिन भाजपा पे वोट नहीं दी जाएगी, तो घर बैठ गए। बिल्कुल। तो उनका प्रभाव तो नहीं हुआ चुनाव पर, बल्कि लोग नाराज़ ही हुए वो जो उधर गए। और जो लोग वोट करने आए, आप देखेंगे कल इकरा पहले 2 घंटे 2-3 घंटे पीछे चल रही थी। लगभग 9000 से ज़्यादा की लीड कभी भी नहीं बनी प्रदीप की। लेकिन इकरा के अचानक लीड कब बनती है? जब ऊन के डब्बे खुलते हैं। ऊन जाट बहुल इलाका है, बिल्कुल। तो आप ये देखेंगे कि वहाँ पर भी उनको वोट पड़ी है। जो कम वोट डालने आए हैं जाट, लेकिन जो आए हैं उसमें से कम 50% वोट इकरा को पड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बस इतना कह रहा हूँ, मैं इतना बड़े स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि यहाँ के लोगों ने जयंत चौधरी जी अब इंडिया में जाए, हो सकता है उनका राजनीतिक करियर थोड़ा बच जाए, लेकिन जयंत चौधरी जी ये जाएं भी तो ये जानते हुए जाए कि यहाँ के लोगों ने उनको नकार दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुस्लिम, खासकर जो मुस्लिम एकदम 2014 के झगड़े के बाद बिल्कुल ये सोच ही नहीं रहा था किधर मुझे जाना है, समाजवादी पार्टी के साथ जाऊं या कांग्रेस के साथ जाऊं या बसपा के साथ जाऊं, मतलब बहुत कन्फ्यूजन थी उसमें। बिल्कुल। वो 2022 के चुनाव में बिल्कुल क्लियर हो गया था, लेकिन अब फिर वही शायद हो सकता है समाजवादी और कांग्रेस के साथ ही अब मुसलमान को जाना पड़े। पश्चिम यूपी का जो मुसलमान है वो तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सपा से ज़्यादा या कांग्रेस से ज़्यादा जयंत जी पर भरोसा करने लग गया था। खास करके किसान आंदोलन के बाद, जब 2013 का जो दंगा होता है, इनके जाट और मुस्लिम, जाट किसान और मुस्लिम किसान, इन्हीं का ही तो मुख्य कॉम्बिनेशन था ना इनका। बिल्कुल बिल्कुल। 13 के दंगे के बाद जाट किसान चले गए ज़्यादातर भाजपा। इन्होंने कहा, मुसलमानों ने कहा कि भाई अब हम जाटों के साथ वोट नहीं करेंगे। वो ज़्यादातर सपा या बसपा या मतलब बट गए कई जगह, धीरे धीरे सपा की तरफ गए फिर आने वाले सालों में। अब आप बताइए फिर अब उसमें तो जयंत जी कुछ कर ही नहीं पाए। बिल्कुल बिल्कुल। अब दोनों वापस आ गए आपके पास, दोनों वापस आ गए। इतने बड़े किसान आंदोलन के बाद जनता ने आपकी पार्टी इतनी मेहनत से खड़ी करके आपको वापस दी, दोनों आपके पास वापस आ गए और आपने मतलब वो वापस जाके भाजपा को दे दी अपनी पार्टी।
सारा का सारा जहाँ से वहीं से समेटा गया, वहीं पर वापस हो गया, निकाल दिया। तो मुझे लगता है कि जैन जी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर। जैन जी इतने एक्टिव भी नहीं है कि यहाँ आते रहते हैं या उस तरीके से। भाई पंचायतें भी जिस दिन होती है तो वो पंचायत सुबह की है तो सुबह पंचायत करके दोपहर को वापस चले जाते हैं, शाम को वापस। शाम की पंचायत हो तो दोपहर को पहुँचते हैं, शाम की पंचायत करके रुकते भी नहीं हैं, वापस चले जाते हैं। बिल्कुल। बाकी उनका आम तौर पे इतना आना जाना रहता नहीं है, ज़्यादा दिल्ली ही रहते हैं, तो उनको बहुत मेहनत करनी होगी फिर से अपना वो लोगों के बीच में भरोसा बनाने के लिए। नहीं तो मुझे लगता है ये शायद इनका आखिरी चुनाव साबित हो जाएगा। अच्छा, सरकार क्या लग रहा है, ज़्यादा चांस किसके लग रहे हैं आपको? और अगर इंडिया अलायंस की बात की जाए, किसको लेकर आएंगे? जो फ्रंट का चेहरा होगा किसको बनाया जाएगा? राहुल गांधी जी नहीं बनने वाले, वो कह रहे हैं मैं तो बनना ही नहीं है। अखिलेश यादव भी नहीं बनेंगे, तो किसको लेकर आएंगे? आपको लगता है कोई ऐसा मजबूत और सुदृढ़ चेहरा जो इंडिया अलायंस को आगे लेकर जाए? मैं एक्चुअली इसके बारे में सोचा भी नहीं है अभी तक, क्योंकि पहले तो कौन बनेगा, किसकी सरकार बनेगी, अभी तो कहना भी बहुत मुश्किल है। बीजेपी की क्योंकि 240 सीट है, तो वो अपने घटक दलों पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं इस बार। और उनका जो रवैया रहा है अपने घटक दलों के प्रति भी, वो बहुत ही, मतलब वाजपेयी जी की सरकार अगर आप याद करें, उससे भाजपा से जो भी हमारी असहमतियाँ हो सकती हैं, लेकिन वाजपेयी जी के ज़माने में भी एनडीए जो थी, घटक दलों के प्रति उनका रवैया बहुत बेहतरीन था। मतलब कांग्रेस से बेहतर रवैया होता था, इसलिए बहुत सारे स्थानीय राज्य पार्टियाँ वहाँ जाना पसंद करती थी जी एनडीए की तरफ। इस बार वो नहीं हुआ, वो तो तोड़ दिया सब। लेकिन इस बार मोदी जी तो बिल्कुल दूसरे एक्सट्रीम पर चले गए हैं। मतलब राज्य पार्टी को इनके साथ करती थी, देखिए मतलब शिवसेना के साथ क्या किया है, एनसीपी के साथ क्या किया, और आज भुगतान हो रहा है उसका। जनता चुप नहीं रही है। महाराष्ट्र में मतलब बिल्कुल दिखा दिया सब, लोहे के चने चपवा दिए वहाँ बीजेपी और उनको जो सब चला। मतलब जैन जी के साथ भी एक तरीके से क्या हुआ, बहुत सारी ऐसी स्थानीय पार्टी। नीतीश जी भी क्यों बार बार छोड़ रहे हैं, क्योंकि मतलब सम्मान नहीं मिल रहा है उधर। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह का जो रवैया है, जिस तरह से जो मतलब इतना अकाली दल भी छोड़ गए, सब छोड़ गए, इस तरह का जो रवैया है कि किसी की सुननी ही नहीं है, सबके ऊपर अपनी दादागिरी चलानी, किसी को ढंग की मिनिस्ट्री भी नहीं दे रहे हो। आपको लगता था हम तो खुद ही सरकार बना दें, तो कोई उनके साथ जाने में खुश भी नहीं है। सच बात तो ये है, मजबूरी में लोग चले जाते हैं, जैसे आप खुद कह रहे थे। अब मजबूरी में जा तो रहे हैं, लेकिन अब भाई अब अगर रह भी गए इस बार एनडीए में, तो वो तो फिर अब ऐसा है कि कड़क कड़क मिनिस्ट्रीज मांगेंगे वो। बिल्कुल मांगेंगे। गृह मंत्रालय तो अमित शाह जी का गया बिल्कुल और क्या वो राजी है उनको दे छोड़ने के लिए? जी जी। गृह मंत्रालय के लिए। तो ये बड़े सवाल हैं, एनडीए की बने या इंडिया की बने। मतलब इंडिया भी 72 से ज़्यादा दूर नहीं है। अगर ममता जी की सीटें तो आप मिला लें तो मेरे ख्याल से 239 बन रही हैं, कितनी बन रही हैं? 239 ही बन रही है मेरे ख्याल से। 239 बन रही हैं, तो उनको भी मतलब लगभग 32-33 और सीटें चाहिए। वो भी एक्चुअली उससे ज़्यादा दूर नहीं है। नहीं, उनकी 232 बन रही हैं और बीजेपी की 239 थी। हाँ, 232 बनी है, 40 और सीटें चाहिए उनको, वो भी कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये होगा, क्योंकि कांग्रेस की 99 और 100 सीटें आई हैं, 99 आई हैं मेरे ख्याल से, तो कोई भी एक ऐसी पार्टी नहीं है जिसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक कोर हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जैसे देश जो इतना विभिन्न, मतलब यहाँ की मतलब राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से इतनी विभिन्नताएं हैं यहाँ पर, बिल्कुल। यहाँ मिलीजुली सरकारें ही आनी चाहिए, तभी अलग अलग राज्यों को भी सम्मान मिलेगा। अलग अलग जातियाँ हों, अलग अलग राज्य हों, अलग अलग जो क्या कहते हैं, अलग अलग जो धर्म है या मतलब हाँ अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, समुदाय हैं, सबकी अलग अलग ज़रूरतें हैं। हर राज्य की अलग ज़रूरत होती है, हर इलाके की अलग ज़रूरत होती है। तो उन सबको सम्मान तभी मिलेगा अगर वो एक मिलीजुली सरकार बने। पूर्ण बहुमत की सरकार तो मुझे लगता है बहुत हानिकारक चीज़ है इस देश के लिए। लेकिन मिलीजुली सरकार होगी। अब इस बार एनडीए की भी मिलीजुली होगी और इंडिया की भी होगी। अब बात यह है, इंडिया में ये ज़रूर बड़ी दिक्कत होने वाली है कि खींचातानी कुछ ज़्यादा ही मिलीजुली होने वाली है, तो खींचातानी थोड़ी ज़्यादा होगी। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि 5 साल के जो सबके अनुभव रहे हैं भाजपा के साथ, वो 10 साल जो भाजपा के साथ अनुभव रहे हैं सारी पार्टियों के, इंडिया गठबंधन के, मुझे लगता है कि वो जितनी भी खींचातानी होगी ये गलती नहीं करेगी कि सरकार गिर जाए। बिल्कुल बिल्कुल। चलाएंगे 5 साल,
कोई नहीं चाहता है कि फिर से भाजपा और मोदी जी की सरकार बने, क्योंकि मतलब लोकतंत्र में देखिए सबके मतलब बहुत अपने अधिकार हैं, उन अधिकारों को ही छीन लिया गया। उन अधिकारों को आप छीन रहे हैं। और ये मतलब आप ये भाई 75 साल मतलब 1940 और 50 के दशक में बहुत सारे हमारे जैसे देश थे जो अलग अलग यूरोपीय मुल्कों और इधर उधर उनके गुलाम रहे। हम आज़ादी के आंदोलन लड़े, लोग आज़ाद हुए। उनमें से बहुत कम देश हैं हिंदुस्तान जैसे जहाँ पर इतनी मेहनत के बाद एक बड़ा सफल लोकतंत्र खड़ा हुआ। उसमें दिक्कतें हैं, हमें बहुत दिक्कतें हैं। एक बड़ा नौजवान लोकतंत्र हमारे से 75 साल पुराना है, उसमें दिक्कतें और संघर्षों के बाद ही वो ठीक होगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे अफ्रीकी मुल्क, बाकी दक्षिण एशिया के मुल्क, लैटिन अमेरिका के मुल्क, जहाँ पर भी उसी वक्त लगभग वो आज़ादी पा रहे हैं। लेकिन इतना सफल लोकतंत्र हिंदुस्तान जैसे मुल्क बहुत कम थे जहाँ बना। उसका बहुत बड़ा श्रेय उस वक्त के जो थिंकर्स थे, चाहे वो पंडित नेहरू हो, चाहे वो डॉक्टर अंबेडकर हो, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे सरदार पटेल, बहुत सारे ऐसे लोग, मौलाना आज़ाद हो, उनका बहुत बड़ा श्रेय इन सबको जाता है जिन्होंने इस लोकतंत्र की नींव रखी, बहुत मेहनत करी उस नींव को। इनको क्या लगता है ऐसे ही आके उसको ख़त्म कर दोगे आप? अरे भाई साहब, लोगों को आदत हो गई है इस लोकतंत्र में रहने की, आप छीन नहीं सकती है आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर छीनते भी है तो बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है। वही ना, किसान आंदोलन ही था। किसान आंदोलन 13 महीने का जो था, या जो हमने यहीं पर ही पश्चिम यूपी में दलित आंदोलन जो देखे हैं, या CNRC के खिलाफ जो आंदोलन देखे, अरे भाई साहब ये तो ऐतिहासिक आंदोलन थे। बिल्कुल बिल्कुल। वो सीटें चाहे जीत रहे हो, लेकिन जनता तो खड़ी हो रही थी। बिल्कुल हो रही थी। और नहीं, आपने देखा होगा कि मतलब पढ़ा होगा, देखा तो नहीं, फिल्मों के माध्यम से देखा होगा, भगत सिंह ने भी लगभग 63 से 65 दिन धरना दिया और फिर अंग्रेज मान गए इतने ही दिनों में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो 13 महीने धरना चलता रहा, किसान बैठे रहे, किसानों के साध्यतें होती रही, फिर भी उनको नाम आतंकवादी, पाकिस्तानी आंदोलनजीवी, फंडिंग, क्या नाम दिए गए, क्या नाम दिए गए, किस तरीके से नवाजा गया। तो ये तो वही बात है ना, उसी अब बोल दो, अब जिसको जो बोलना, आंदोलनजीवी बोलो, नक्सलवादी बोलो, आतंकवादी बोल दो, जनता ने बता दिया कौन क्या है, कौन क्या है। जनता ने बता दिया हमारी इतनी इज्जत भी नहीं है। जहाँ हरियाणा में पिछली बार 10 की 10 सीटें जीते हैं, इस बार 5 सीटें जीते हैं, टूट गया सारा, टूट गया, आधा हो गया साहब। और बाकी 5 में से भी 2-3 ऐसी सीटें हैं जो मतलब मुश्किल से 20-30 हज़ार से अंदर ही जीत हुई है। एक चीज़ और मुझे जो लगी, जो स्ट्रॉन्ग रूम पर पहरे थे ना, अब की बार, और जो पहले ही अखिलेश यादव जी ने, राहुल गांधी जी ने सबको चेता रखा था कि आपने बिल्कुल सजग रहना उस समय पे, हो सकता है कुछ चीज़ें चेंजिंग की जाए, कलेक्ट्रेट से आपको बिल्कुल अड़के रहना कलेक्टर के साथ, तो वो भी बड़ा मुझे लगता है इशू रहा होगा। अरे ये तो बहुत, मुझे तो लगता है इन्होंने जो एग्जिट पोल निकलवा दिए है और जो 400 पर और ये बोल दिया संविधान बदल जाएगा, इन्होंने अपने विपक्ष को और सचेत कर दिया और मेहनत करने। अरे साहब आप बताइए, आप तो मुझसे पहले से यहाँ पश्चिम यूपी को बहुत करीबी से देखते आए हैं, यहाँ पर कौन उम्मीदवार अपने बूथ एजेंट को बोलता था 17C फॉर्म लेकर आओ? इस बार सबने सिखा दिया 17C फॉर्म क्या होता है, लेकर आना, सब साइन करवा के काउंटिंग के लिए यहाँ पर सबको तैयार करके, मतलब काउंटिंग के दिन इतना सचेत हो गए जब एग्जिट पोल है। बिल्कुल। तो बल्कि इतनी सारी फिजूल की बातें कह के इन लोगों ने तो लोगों इनको और सचेत कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई, और दूसरी बात अंततः मैं यही मतलब कह सकता हूँ कि इस बार आप देखेंगे हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दे बिल्कुल चले नहीं जनता के बीच में। रोज़गार के मुद्दे, ये सारे मुद्दे, खेती के मुद्दे, मजदूरी के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे, यही अमल थे। हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा बन ही नहीं पाया। राम मंदिर का आपने शुरू में ये बात बोली थी, इसलिए मैं इसको उठा रहा हूँ। लोग कह रहे हैं राम मंदिर बन गया तो भाई ठीक है, आस्था की बात है, उस पर मैं वोट दूंगा क्या? क्योंकि लोग चट गए हैं इस हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति से। बिल्कुल बिल्कुल। आपको नहीं, अगर अपने पेट नहीं भर पा रहे हो, आपको रोज़गार, एक सम्मानजनक जीवन नहीं जीने का आपको अवसर मिल रहा है, तो भाई साहब हिंदू मुस्लिम एक हद तक ही लोगों को खुश कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रधानमंत्री जी जब ऐसे भाषण देते हैं कि आपके मंगलसूत्र मुसलमान को चले जाएंगे, अल्पसंख्यकों को बांट देंगे सारे रोजगार, पैसा। देखिए, आप मोदी जी का समर्थन करें या विरोध करें, आप मनमोहन सिंह जी का समर्थन करें या विरोध करें, आप किसी भी प्रधानमंत्री का विरोध करें या समर्थन करें, लेकिन लोकतंत्र में आप चाहे विपक्ष में हैं, पक्ष में हैं, वो हैं सबके प्रधानमंत्री। बिल्कुल बिल्कुल। मैं विपक्ष में होते हुए भी मोदी जी मेरे भी प्रधानमंत्री थे। अब तो थे कह रहा हूँ मैं, आज उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है तो लेकिन तो इसलिए बड़ी कोफ्त होती है, बड़ा बुरा लगता है जब
हमारे प्रधानमंत्री ऐसे ही भाषण देते हैं कि प्रधानमंत्री से बिल्कुल, प्रधानमंत्री की जो पद की गरिमा होती है उसको शोभा नहीं देता इस तरह के भाषण देना। बिल्कुल बिल्कुल। आप 140 करोड़ लोगों के अब हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप इस तरह की बातें करते हैं तो मैं अपमानित महसूस करता हूँ। भाई दुनिया के सामने तो आप हमको हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जी जी जी। और हमारा जो प्रतिनिधित्व कर रहा है वो इस तरह के उल जुलूल फिजूल भाषण दे रहे हैं कि मुसलमानों को आपके मंगलसूत्र दे देगी कांग्रेस, आपकी संपत्ति, आपकी 2 भैंसें तो 1 भैंस दे देगी कांग्रेस, मुसलमानों को ये कर देंगी आपकी संपत्ति। लोग भी कह रहे थे भाई 55 सालों में तो किया नहीं कांग्रेस ने, अब क्यों करेगी। और वो इंटरव्यू में कुछ बोलते थे और रैलियों में कुछ और बोल रहे हैं। हाँ, अजीब सा एक असमंजस था। मुझे लगता है कि रैली में अचानक उन्होंने ऐसा भड़काऊ भाषण दिया, फिर उनके ग्राउंड से उनको पता चला कि यार इसका अच्छा रिस्पांस गया नहीं लोगों में, फिर अगले दिन इंटरव्यू में बोल दिया नहीं मुसलमान तो हमारे। और ये 10 सालों में पहली बार हुआ इंटरव्यू वाला कार्यक्रम भी शुरू। नहीं, चुनाव के वक्त वो इंटरव्यू हमेशा देते हैं, लेकिन इंटरव्यू भी अपने ही भाई अक्षय कुमार को भी तो दिया ही था ना, बता रहे थे आम कैसे खाते हैं 2000 चूसते हैं कि खाते हैं या काटते हैं क्या करते हैं तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 19 में भी 24 में भी ये सब हुआ, इंटरव्यूज़ होते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने एक भी नहीं करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जब आपके फिर आपके पसंद के पत्रकार नहीं होंगे, आप सारे पत्रकारों को बुलाएंगे और वो आपसे सवाल सीधा सीधा पूछेंगे। ये नहीं होगा कि आप उन्हीं पत्रकारों को बैठा के इंटरव्यू दे रहे हैं। इंटरव्यू और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तो फ़र्क होता है। जी जी। इस देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी 10 सालों में। हम सवाल नहीं पूछ सकते हैं, बस उनकी मन की बात सुनते रहें, अपनी मन की बात नहीं रख सकते हैं उनके सामने। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरकार किसकी बननी चाहिए, किसकी बन सकती है, इट डजेंट मैटर, बट जब हम किसानों की बात करें, मज़दूरों की बात करें, खेत खलियान की बात करें, महंगाई की बात करें, बेरोज़गारी की बात करें, आवारा पशुओं की बात करें, पेपर लीक की बात करें, पीओके की बात करें, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन की बात करें, नेपाल की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, तब ज़रूरत पड़ती है कि हमने किस तरफ जाना था और हम किस तरफ चले आए। आज तक जब से देश आज़ाद हुआ है, इन 75 सालों में सबसे ज़्यादा जो हमारे देश के जो 2 बार के प्रधानमंत्री रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ऐसी बयानबाजी की है, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है कि वो अपने भाषणों में 300 बार तो आपने देखा होगा नेहरू और राहुल गांधी और ये, और एक आपने देखा होगा और उनका बयान बड़ा वायरल हुआ और मुझे तो समझ में नहीं आया कि मोदी जी को हो क्या गया है। शायद संतुलन खो गए। एक बैठे कि गांधी को कोई जानता ही नहीं था, एक फिल्म आई गांधी, उसके बाद गांधी को जानना लगे। तो वो खुद कह रहे हैं 2018 में कि मैं गांधी के देश से आया हूँ और अमेरिका तक जाकर वो गांधी के मूर्ति पर पुष्पांजलि करके आए हैं। तो बड़ा सोचने का विषय है। खैर, ये जो इंटरव्यू था किस तरीके से इन्होंने घूम कर देखा उसको हमने जानने की कोशिश की है और आज हम लगातार इसी वे में है कि ऐसे लोगों से बात की जाए जो देश देश में, प्रदेश प्रदेश में घूमे हैं और उन्होंने क्या देखा है। आपने क्या देखा है, आपने क्या समझा है, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जुड़े रहिएगा गांव गुहांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।